आज हम अपनी पूरी बातचीत दो मुख्य सवालों के आसपास रखने की कोशिश करेंगे, जिसमें से पहला सवाल है कि इंसान की मेमोरी, याददाश्त या कहें कि उसे चीजें याद कैसे रहती हैं, हमारी मेमोरी काम कैसे करती है और ऐसी कौन सी कंडीशंस या कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिसमें हम हमारी मेमोरी सबसे बेहतरीन काम कर पाती है। हमारा दूसरा सवाल है कि विद्यार्थियों में स्ट्रेस, एंजाइटी, डर, प्रेशर, इसका घातक परिणाम क्या होता है। जब हमारे बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डर, प्रेशर में होते हैं तो इससे उनको क्या नुकसान होता है और क्यों यह बार बार कहा जाता है कि बच्चों को डर, प्रेशर या स्ट्रेस की सिचुएशन में ना काम करवाए, ना पढ़ाए, उन्हें मारे नहीं, उन्हें डांटे नहीं, उन्हें बेइज्जत ना करें, ऐसी तमाम चीजों के लिए क्यों मना किया जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। इस वीडियो में हम इन्हीं दो सवालों के आसपास अपनी पूरी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। तो साथियों नमस्कार, मेरा नाम है रवि कुमार और स्वागत है आपका नॉलेज इज द की बाय रवि में। पिछले वीडियो में हमने अपने इंसानी दिमाग के पूरे एवोल्यूशन को समझने की कोशिश की थी, साथ ही हमने यह भी समझने की कोशिश की थी कि इंसान के दिमाग का कौन सा हिस्सा क्या काम करता है। इसके साथ ही हमने यह भी बताने की कोशिश की थी कि हमें पता कैसे चला कि दिमाग का कौन सा हिस्सा क्या काम करता है। पिछले ही वीडियो में मैंने दिमाग के एक खास हिस्से की बात की थी जिसके बारे में मैंने आपसे कहा भी था कि इस नाम को याद रखिएगा। वो खास हिस्सा था हिपोकैम्पस। यह ध्यान रहे कि बात हिपोकैम्पस की हो रही है, हिपोपोटामस की नहीं। तो ब्रेन की या दिमाग की लगभग हर गतिविधि में न्यूरॉन्स की भागीदारी होती है। यदि आप न्यूरॉन्स के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आपको मेरा पिछला वीडियो देखना चाहिए जिसमें मैंने विस्तार से न्यूरॉन्स के बारे में बातचीत की है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसे वहां जाकर देख सकते हैं। हिपोकैम्पस जिसकी हम बात कर रहे थे वो मेमोरीज को इकट्ठा करने की, स्टोर करने का काम करता है और वो ये काम भी न्यूरॉन्स की मदद से ही करता है। हिपोकैम्पस जिस तरह की मेमोरीज को स्टोर करता है उनकी खासियत यह है कि वो बिल्कुल ताजा, नई, हाल ही में घटी घटनाओं से संबंधित मेमोरीज होती हैं। जैसे अभी आप यह वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने से पहले भी आपने कुछ किया होगा। सुबह से अगर आप सुबह सुबह देख रहे हैं तो उठने से लेकर इस वीडियो को खोलने तक कुछ किया होगा। अगर दोपहर में देख रहे हैं तो काफी कुछ कर लिया होगा और शाम को देख रहे हैं तो पूरे दिन की जो यादें हैं ये सब नई मेमोरीज हैं और ये सब हिपोकैम्पस में स्टोर होती हैं। अब सबसे पहले यह जान लेते हैं कि हमें हिपोकैम्पस के बारे में पता कैसे चला। तो हमें हिपोकैम्पस के बारे में पता उन मरीजों की मदद से चला जिन्हें सर पर चोट लगने की वजह से नई मेमोरीज यानी हाल ही में घटी घटनाओं को याद रखने में मुश्किल हो रही थी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गजनी मूवी में आमिर खान का किरदार, जिसे सर पर चोट लगने की वजह से शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होने लगी थी। वो सिर्फ 15 मिनट तक घटी घटनाओं को ही याद रख पाता था और उसके बाद वो उन्हें भूल जाता था। इसका नाम संजय संघानिया है। किसने इसके सर पे लोहे के रॉड से मारा? मैं चेहरे देखता हूँ लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाता। हर जगह नहीं लगती है मुझे। ये कुछ मानो सिर्फ 15 मिनट के लिए ही सारी बातें याद रख सकता है, उसके बाद सब भूल जाता है। ऐसे मरीज जो इस बीमारी से या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जैसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, जिनका हिपोकैम्पस ठीक से काम नहीं करता है, वो नई मेमोरीज नहीं बना पाते हैं और नई मेमोरीज नहीं बनने की वजह से परमानेंट मेमोरीज में कोई भी याददाश्त शिफ्ट नहीं हो पाती है। लेकिन हां, चोट लगने से पहले उनकी जो पुरानी पिछली घटनाएं हैं, जो जिन्हें हम परमानेंट मेमोरीज कह रहे हैं, वो उन्हें पूरी तरह याद रहती हैं। अब इससे हमें दो बातों का पता चलता है। एक तो ये कि मेमोरीज भी दो तरह की होती हैं, एक न्यू मेमोरी और एक परमानेंट मेमोरी। दूसरी बात कि दिमाग में न्यू मेमोरी और परमानेंट मेमोरी को स्टोर करने के लिए जगह भी अलग अलग है। क्यों? क्योंकि हिपोकैम्पस में चोट लगने की वजह से जब नई मेमोरीज नहीं बन पा रही हैं तो भी जो पुरानी मेमोरीज हैं वो ठीक ठाक हैं, इंटैक्ट हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। अब चूंकि ऐसे मरीज नई मेमोरीज नहीं बना पाते हैं, इसलिए चीजों को याद रखकर आगे बढ़ना, सीखना, नया जानना जैसे काम वो नहीं कर पाते। इसको इस तरह से कह सकते हैं कि वो जिंदगी में एक ही जगह पर ठहर गए हैं। अब
हमारे आपके मतलब की बात। हिपोकैम्पस नई मेमोरीज को स्टोर करता है और नियोकॉर्टेक्स पुरानी या परमानेंट मेमोरीज को स्टोर करता है। हम जो कुछ भी रोज देखते, सुनते, स्पर्श करते, पढ़ते, लिखते, महसूस करते हैं, वो पहले हिपोकैम्पस में स्टोर होती है, फिर नियोकॉर्टेक्स में एज अ परमानेंट मेमोरी ट्रांसफर हो जाती है। अब जो बात मैं आपसे कहने वाला हूं उसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। नए मेमोरीज को स्टोर करने से लेकर उन्हें परमानेंट मेमोरी में ट्रांसफर करने तक का सारा काम न्यूरॉन्स की मदद से होता है। न्यूरॉन्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इंसानी शरीर में जितने भी न्यूरॉन्स पाए जाते हैं वो सभी जन्म से पहले गर्भ में ही बन जाते हैं। थोड़े बहुत न्यूरॉन्स जन्म के ठीक बाद बनकर कंप्लीट हो जाते हैं, फिर इन्हीं सभी न्यूरॉन्स का इस्तेमाल पूरी जिंदगी होता रहता है। हाल ही में वैज्ञानिकों को यह पता चला कि हिपोकैम्पस हमारे शरीर का एकमात्र ऐसा हिस्सा है जहां पर नए न्यूरॉन्स का निर्माण होता रहता है। वो भी शायद इसलिए होता रहता है क्योंकि हिपोकैम्पस पूरी जिंदगी नई मेमोरीज को स्टोर करता रहता है, जिसके लिए उसे नए नए न्यूरॉन्स की आवश्यकता पड़ती है। अब हिपोकैम्पस में नए न्यूरॉन्स का निर्माण जिस वजह से बाधित होता है उसका मुख्य रीजन है बुढ़ापा। जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाता है, हिपोकैम्पस में नए न्यूरॉन्स की बनने की गति या तो धीमी हो जाती है या बिल्कुल ही बंद हो जाती है। इसी वजह से आपने अगर ध्यान दिया होगा तो हमारे बहुत बुजुर्ग साथी पुरानी बातों को तो याद रखते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन नई नई यादों को बनाने में उन्हें दिक्कत महसूस होने लगती है। अब एक जो दूसरी चीज ऐसी है जो नए न्यूरॉन्स के निर्माण को नेगेटिवली प्रभावित करती है, बाधित करती है, रोकती है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? बुढ़ापे के अलावा एक और चीज जो हिपोकैम्पस और उसमें बनने वाले न्यूरॉन्स की प्रक्रिया को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, वो है क्रॉनिक स्ट्रेस, यानी दीर्घकाल तक अत्यधिक तनाव की स्थिति। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हिपोकैम्पस न्यूरॉन्स की मदद से नई मेमोरीज को स्टोर करता है, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति या बच्चा भी अत्यधिक स्ट्रेस में होता है, अत्यधिक तनाव में होता है, तो हमारा शरीर, व्यक्ति का शरीर एक खास तरह का हार्मोन पैदा करता है जिसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। यह हार्मोन शरीर को स्ट्रेस यानी तनाव से बचने के लिए, उससे निपटने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, साथ ही बीपी को भी कंट्रोल करता है। लेकिन यही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हिपोकैम्पस और उसमें बनने वाले न्यूरॉन के लिए बहुत ज्यादा घातक और नुकसानदेह होता है। इस हार्मोन की मात्रा शरीर में बढ़ने की वजह से हिपोकैम्पस के काम करने की क्षमता घटने लगती है और इसका सीधा असर व्यक्ति के याद रखने की क्षमता पर पड़ता है। लगातार लंबे समय तक निरंतर तनाव की स्थिति में रहने से एक व्यक्ति के याद रखने की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है, साथ ही नई जानकारी, कौशल, काम वगैरह सीखने में उसे मुश्किल पैदा होने लगती है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हिपोकैम्पस को फिजिकली डैमेज करने की क्षमता भी रखता है, जिसका असर पूरी जिंदगी रहता है। अगर वो एक बार डैमेज हो गया तो एक न्यूरॉन के दूसरे न्यूरॉन से कनेक्शन बनाने की क्षमता पर भी बुरा असर पड़ता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स की वजह से। नए न्यूरॉन्स के बनने की प्रक्रिया को भी यह हार्मोन बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। यानी स्ट्रेस, तनाव बड़ों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, तो सोचिए बच्चों पर इसका कितना घातक असर पड़ता होगा। यह बात टीचर्स और पेरेंट्स के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेस जितना कम होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन उतना कम बनेगा, लेकिन स्ट्रेस जितना ज्यादा होगा और जितने दीर्घकाल तक, जितने लंबे समय तक रहेगा, यह हार्मोन उतने लंबे समय तक लगातार बनता रहेगा, जिसकी वजह से हिप्पोकैम्पस को फिजिकली डैमेज होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यही वजह है कि लगातार यह बात कही जाती रही है
कि स्कूल्स में, क्लासेस में, घर में, परिवार में माहौल बिल्कुल भी तनावपूर्ण नहीं होना चाहिए। हम हर रोज अपने बच्चों को देख रहे हैं कि वो विभिन्न कारणों से लगातार तनाव की स्थिति में बने हुए हैं। माँ बाप और शिक्षकों की यह अपेक्षा कि हमारा बेटा या हमारा छात्र हमारा नाम रोशन करेगा, बड़ा होकर बड़ा आदमी बनेगा, बच्चे यह बात जानते हैं और इसकी वजह से वो परफॉर्मेंस के प्रेशर में आ जाते हैं। समाज के इस दबाव का असर उनके ऊपर बहुत घातक हो रहा है। इसके अलावा विद्यालय में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है, टीचर्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, मारते हैं, डांटते हैं, सिलेबस बहुत ज्यादा है, टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, बहुत सारे विषय हैं। परीक्षा में फेल हो गए तो बहुत ज्यादा बदनामी होगी, माँ बाप का नाम खराब होगा, टीचर नाराज होंगे, दोस्त और रिश्तेदार चिढ़ाएंगे, सोसाइटी लूजर बोलेगी। इसके अलावा बच्चे यह भी सोचते हैं कि यार उनकी तो कोई सुनता ही नहीं है, सारे डिसीजंस बड़े उनके ऊपर थोप देते हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती, उनको कुछ समझा नहीं जाता है, आदि जैसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चे स्ट्रेस में होते हैं। स्ट्रेस की वजह से बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर बहुत बुरा असर पड़ता है और उस बुरे असर के होने से स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप ध्यान देंगे कि स्ट्रेस को अगर सही समय पे रिजॉल्व नहीं किया गया या स्ट्रेस को रोका नहीं गया तो ये एक चेन रिएक्शन की तरह शुरू होता है। थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा स्ट्रेस लेकर आता है और ज्यादा स्ट्रेस और ज्यादा स्ट्रेस लेकर आता है। अगर आपको क्रॉनिक स्ट्रेस का एग्जाम्पल देखना है तो आप तारे जमीन पर मूवी देख सकते हैं। इसके अलावा 3 इडियट का वो सीन याद कीजिए जहां राजू रस्तोगी अपने जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है और अपनी जिंदगी के बारे में अपने इंटरव्यूअर्स को बताता है। अब आज की आखिरी बात, तो टेम्पररी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी में बदलने में कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों तक का समय लगता है। लेकिन यहां यह ध्यान रहे कि हम जो कुछ भी देखते, सुनते, पढ़ते, लिखते, अनुभव करते हैं, जो कुछ भी हम हमेशा याद रखना चाहते हैं उसका परमानेंट मेमोरी में स्टोर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अन्यथा हम उसे बहुत ज्यादा जल्दी भूल जाएंगे। या टेम्पोररी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में ट्रांसफर होने के लिए जो चीजें आवश्यक हैं, यह पूरी प्रक्रिया जिन चीजों पर निर्भर करती है वो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन हां, मैं 4 मुख्य बातें आपको जरूर बताऊंगा जिससे आप अपने चीजों को ज्यादा लंबे समय तक याद रख सकते हैं। उसमें से पहली चीज है रिपीटिशन एंड रिवीजन। यहां यह ध्यान रहे कि जब मैं रिपीटिशन और रिवीजन की बात कर रहा हूं तो मैं रटने की बात नहीं कर रहा हूं। रिवीजन का मतलब होता है कि पढ़े लिखे जो चीजें हम समझ चुके हैं उसे रिवाइज करते रहना। अगर किसी काम को करना हम सीख चुके हैं तो उसे रिपीट करके करते रहना। इससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि हमारा पढ़ा लिखा या काम के द्वारा सीखा हुआ हमारे परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। दूसरी चीज, गैप इन रिपीटिशन एंड रिवीजन, यानी कि हम जब चीजों को रिवाइज कर रहे हैं या रिपीट करके उन्हें करने का प्रयास कर रहे हैं तो उस प्रक्रिया में थोड़ा थोड़ा गैप रखें। यानी कि एक ही दिन में 50 बार रिपीट या रिवाइज करने की बजाय 50 दिन तक लगातार उसे रिपीट और रिवाइज करें, या अल्टरनेट डे पर कर सकते हैं, या 2 दिन के गैप पर कर सकते हैं, 3 दिन के गैप पर कर सकते हैं, लेकिन रिवीजन लगातार कंसिस्टेंटली लंबे समय तक गैप के साथ करें। तीसरी चीज, गहरी और अच्छी नींद। यानी कि अगर हम पर्याप्त सो नहीं रहे हैं, अपने शरीर को पर्याप्त आराम नहीं दे रहे हैं, दिमाग को पर्याप्त आराम नहीं दे रहे हैं और दिमाग को समय नहीं दे रहे हैं कि वो टेम्पोररी मेमोरी को परमानेंट में शिफ्ट कर सके, तो ये प्रक्रिया नहीं होगी। और टेम्पोररी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट होने की प्रक्रिया नींद के दौरान ही होती है, ज्यादातर नींद के दौरान ही होती है। चौथी चीज, इमोशनल कनेक्शन। जब भी हम कुछ पढ़ लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जो कुछ भी हम सीख रहे हैं उसके साथ अगर हम एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड कर पाते हैं, जैसे अगर कोई कंटेंट मजेदार तरीके से हमें पढ़ाया या समझाया जा रहा है तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट हो जाएगा। अब मैं जानता हूं कि मेमोरी और परमानेंट मेमोरी के बारे में यह 4 बातें जानने से आपका मन नहीं भरेगा, इसके बारे में आप और ज्यादा सवालों के साथ जूझ रहे होंगे। यदि आप चाहते हैं कि मैं टेम्पोररी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट होने की पूरी प्रक्रिया पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो आपको सिर्फ इतना करना है कि कमेंट बॉक्स में मेमोरी टाइप कर दीजिए। आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक नए सवाल के साथ।
अगले वीडियो में जिस सवाल पर हम काम करने की कोशिश करेंगे, जिस सवाल पर हम चर्चा करेंगे, वो सवाल यह है कि लाखों वर्षों के मानव के विकास क्रम में प्रकृति ने मानव को इस धरती पर जीवित रहने के लिए कुछ प्राकृतिक क्षमताओं से परिपूर्ण किया है। वो कौन सी क्षमताएं हैं? वो कौन सी क्षमताएं हैं जिनके साथ एक बच्चा जन्म लेता है और अपना जीवन शुरू करता है? जब बच्चा जीवन शुरू करता है और स्कूल आता है, तो स्कूल आने से जीवन शुरू करने के बीच में का जो पूरा समय है, उसमें बहुत सारी चीजें बच्चे अपने आप सीख जाते हैं। वो कौन सी चीजें हैं? इस बात को समझने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर हम यह समझ गए कि बच्चे क्या चीजें खुद से सीख जाते हैं, कौन सी चीजें प्रकृति उन्हें स्वयं से सिखा देती है, तो हम इस चीज का इस्तेमाल आगे की चीजें सीखने में कर पाएंगे, उन्हें आगे की चीजें बताने में कर पाएंगे। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि आप सभी मेरे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं। यदि आपका कोई विशेष कमेंट, कोई विशेष क्वेश्चन, कोई विशेष फीडबैक, सजेशन या डिमांड है, तो आप प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसे एड्रेस कर सकूं अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, साथ ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।